नमस्कार प्यारे बच्चों, चलो भाई क्रैश कोर्स बढ़िया चल रहा है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों का बहुत प्यार हम सब लोगों को मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग प्रीमियम कोर्सेज में भी उन्हें डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, हमें भी पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है। तो प्यार बनाए रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बातें नहीं करते हैं, काम की बात करते हैं। आज हम चैप्टर चालू कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्रैश कोर्स में है, बार बार हम एक बात कह रहे हैं, उन्हीं बच्चों के लिए है जो एक बार इन चीजों को पढ़ चुके हैं। कोई भी नया बच्चा इन लेक्चर्स के लिए उनको फायदा नहीं होगा, वो हमारी परीक्षा ऐप पर जाए, उसको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। जिन्होंने वैसे भी प्रीमियम कोर्स ले लिया है उनको पता है कि परीक्षा ऐप पर हमने उनको पुराने मतलब अपने पूरे लेक्चर्स क्लासरूम रिकॉर्डेड जो है वो उस पर उनको मुहैया हो रहे हैं, ताकि अगर इसमें थोड़ा सा उनको कभी थोड़ा सा तेज लगे, कोई डाउट आए तो उसको पूरा देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट एंटायर। खैर, मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ आता हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत बेसिक सी बातें नहीं करते हुए अपन सब लोग जानते हैं करंट होता है dq/dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिसे हम कूलम पर सेकंड बोल सकते हैं। इसकी यूनिट एम्पियर होती है, हम सब लोग ये बात जानते हैं। मैं आपसे दो सवाल पूछता हूँ कि अगर आपको करंट दे रखा हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, क्या आप चार्ज निकाल सकते हो? बोलो कैसे निकालोगे? क्या आप dq को लिखोगे करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इनटू dt, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इनटू dt और इंटीग्रेट कर लोगे? क्या ऐसे सवाल आप लोग कर सकते हो? लॉजिकल बात है, कोई सवाल करा नहीं रहा हूं, बहुत बेसिक क्लास होती है तो उसमें एक इलस्ट्रेशन करा देते हैं, कुछ भी करा लो। I की वैल्यू 2t, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, करंट। करंट के बिना हमारा जीवन अधूरा है। और मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को चैप्टर की फील ना आए तो डायरेक्ट फील ले सकते हो। प्लग लगाओ, दो वायर लो, अपने हाथ पे पकड़, जो फील आएगी ना जो उसका कोई मुकाबला नहीं होगा। से करना बेटा भाई, मजाक कर रहा हूं। ऐसे ही अगर आपको चार्ज का फंक्शन ऑफ टाइम t पता हो, क्या आप करंट बता सकते हो? मैं आपसे बोल दूं कि 2t² + 3 इज द चार्ज। बताइए करंट क्या होगा एट 2 सेकंड? क्या सब लोग इसका आंसर दे सकते हैं? जाहिर सी बात, इसे लिखेंगे 40, t के लिए लिखेंगे 2 सेकंड, आंसर आ गया 8 एम्पियर। क्या ऐसे सवाल सब कर सकते हैं? तो पहली बात हमें समझ में आना चाहिए, करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज। करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज। ये फ्लो ऑफ चार्ज होगा कहां? जहां चार्जेस फ्री होंगे, यानी कि बात करी जाएगी कंडक्टर में। कहां करी जाएगी? कंडक्टर में। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, इसीलिए इसमें ये फ्लो करते हैं। तो पहली बात, करंट ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। क्या मुझे करंट इज फंक्शन ऑफ टाइम t बताओ? क्या मैं चार्ज निकाल सकता हूं? क्या चार्ज इज फंक्शन ऑफ टाइम t बताओ? क्या मैं करंट निकाल सकता हूं? सवालों की कोई कमी नहीं। करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज। बहुत सिंपल सी बात। करंट स्केलर है कि वेक्टर है कि टेंसर है? अगर हम बात करें कि स्केलर है कि वेक्टर है कि टेंसर है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि ये वास्तविकता में करंट क्या है? करंट क्या है? अगर हम बात करें करंट क्या है, तो स्केलर है, वेक्टर है कि टेंसर है? सिंपल सी बात, आपका आंसर होना चाहिए टेंसर। ऐसा क्यों सर? मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। मान लीजिए कि ये आपका करंट है, इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, इधर से 3 एम्पियर आ रहा है, इधर से 4 एम्पियर आ रहा है। इधर बताओ कितना जाएगा? सब लोग बताओ। इन दोनों वायर में एंगल 90 डिग्री है। क्या आपका आंसर 5 है कि 7 है? जाहिर सी बात है 7 है। आपने इनको पूरा जोड़ा, आपने इनको वेक्टोरियली नहीं जोड़ा। तो ये क्या स्केलर जैसी बात है? हाँ, डायरेक्ट जोड़ रहे हैं। पर इस बात की भी इंपॉर्टेंस है कि ये एरो बहुत महत्व रखते हैं। सोचो, अगर ये एरो ऐसा होता तो क्या आप यहाँ 1 लिखते? क्या लिखते? 1। मतलब क्या एरो का महत्व है, यानी कि क्या डायरेक्शन का महत्व है? पर ये वेक्टर की तरह जुड़ता नहीं है। पर ये वेक्टर की तरह जुड़ता नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन तो महत्व रखे पर वो वेक्टर की तरह ना जुड़े, ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं टेंसर। क्या कहते हैं? टेंसर। क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? कोई आपसे पूछे करंट इज व्हाट, स्केलर और वेक्टर, दो ही ऑप्शन दे, तो ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर कौन होगा? स्केलर। पर वास्तविक आंसर क्या है? टेंसर। करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शन तो महत्व रखती है, मैग्नीट्यूड भी महत्व रखता है, पर वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती।
ठीक भाई, क्या चीज है? करंट की बेसिक बात। करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। चार्ज निकाल सकते हैं, चार्ज पता हो करंट निकाल सकते हैं। करंट क्या होता है ये हमें समझ आया। करंट होने के लिए चार्जेस होने चाहिए। फ्री चार्जेस कहाँ होते हैं? कंडक्टर में, मतलब ये कंडक्टर में ही फ्लो करे। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन वगैरह भी हो सकते हैं। बेसिकली चार्जेस होने चाहिए। चलिए पॉज करके लिखना हो तो लिख लो। चलो भाई और बेसिक बात करते हैं। अच्छा भाई क्रैश कोर्स है, बहुत प्रूफ नहीं करेंगे, बातें काम की करेंगे। चलो भाई अब क्या करें, सर अब क्या करें? देखो भाई कुछ मत करो, सुनो इधर। मान लीजिए कि आपका कंडक्टर है, कंडक्टर में अपन कुछ चीजें डिफाइन कर लेते हैं। प्रूफ में मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए सुनिए। अगर कंडक्टर है तो इसमें एक चीज डिफाइन करते हैं, इज द नंबर ऑफ फ्री चार्जेस। याद रखना, प्रूफ पे नहीं जा रहा हूँ। नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। n क्या है? नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। a is the area of cross section। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ध्यान से सुने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मान लीजिए इस कंडक्टर के क्रॉस हमने V वोल्ट लगाया। मैं जानता हूं कि इतना मानता हूं कि आपको V वोल्ट क्या होता है ये आप जानते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम इसकी बात कर चुके हैं। जब V वोल्ट लगाएंगे तो हम जानते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जब आएगी, मान लेते हैं कि ये जो लेंथ आएगी ये L आएगी। L अपने को पता है, अपने को दे रखा है। याद करो E बराबर होता है माइनस dV बाई dr। क्या आपको नहीं लगता अगर बिल्कुल सिमेट्रिक माने तो E को लिख सकते हैं V बाई L। V is the potential difference, L is the length, dV बाई dr। ऐसे कहानी को अपन समझ सकते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि इसमें पॉजिट्रॉन्स हैं। जो पॉजिट्रॉन्स हैं वो देश के सिपाहियों की तरह, बिल्कुल कैडेट्स की तरह ऐसे बिखरे हुए हैं और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इसमें मूव कर रहे हैं। जब मैं पूरी कहानी सुनाता हूं तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। वास्तविकता में ऐसे मूव करते हैं या रैंडमली मूव करते हैं? ये रैंडमली मूव करते हैं बहुत तगड़ी रफ्तार से, और उससे हमें फील नहीं आती है, उसके से हमें समझ नहीं आता है। तो हम इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए ये मान सकते हैं जो मैं आपको कह रहा हूं कि कोई इधर घूम रहा है, 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 पर इन सबको ऐसा हटाकर हम ये माने कि सब लाइन में चल रहे हैं और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं। जिस जो कांस्टेंट वेलोसिटी उसे कहते हैं vd, जिसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये असम्पशन है हमारा। जो असम्पशन हमारी पूरी थ्योरी को समझा पाए, उस असम्पशन को लेने में कोई बुराई नहीं है। फिर कह रहा हूं ये रैंडमली मूव करते हैं। अभी बोल नहीं रहा हूं कि क्रैश कोर्स है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। आप तो कोर बात को समझो। तो जिस कांस्टेंट रफ्तार से हम इन सबको मूव करते हुए मानते हैं वो कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहलाती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसकी अपनी लंबी कहानी है, उसको हम समझ जाएंगे बाद में। एक और प्रूफ इस पूरे फॉर्मूले में कराया जाता है, जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो है I बराबर NEAVD। I के प्रूफ में नहीं जा रहा हूं, याद रखना है। I is the current, N is the number of free charges per unit volume, E is the charge on one positron या electron, that is 1.16 × 10⁻⁹. A is the cross sectional area and VD is the drift velocity, and VD is the drift velocity जिसे हम मानते हैं कि सब चल रहे हैं। बोलो क्लियर है? ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। और देखो भी, और देखो और क्या करें अपन और समझे अच्छे से। अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो समझ आएगा कि इसको जब पूरी कहानी को ऐसे मान लेते हैं तो एक फॉर्मूला इस तरीके का और निकल के आता है 2ml by ne square tau a into I। 2ml by ne square tau a into I। जब इन सबको बहुत सारे assumption मानते हैं, मीन फ्री पाथ लेंथ, रिलैक्सेशन टाइम। ये टाउ क्या है? टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मतलब जैसे जैसे मैंने आपको भी बोला कि रैंडम मोशन करते हैं, आपस में दूसरे टकराते रहते हैं, तो किसी भी दो कोलिजन के बीच के टाइम को बोलते हैं टाउ। तो पूरी कहानी करते हैं तो इस तरीके का एक फॉर्मूला आता है। इसमें फॉर्मेट को समझें। V is the potential difference, I is the current, 2 अपन जानते हैं। M क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। L क्या है? लेंथ। N is the number of free charges per unit volume, E is the charge on this, tau is the reaction time, जो किसी भी दो कोलिजन के बीच का टाइम है। A is the cross sectional area and I is the current। अच्छा भाई तो ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा। V by I is 2ml by ne square tau a। क्या ये टर्म कांस्टेंट है? क्यों? क्योंकि ये तो किसी भी कंडक्टर के लिए फिक्स्ड है।
ये तो किसी भी कंडक्टर के लिए फिक्स है। तो ये V by I कांस्टेंट ही क्या कहलाता है? ओम्स लॉ। हमने ओम्स लॉ का प्रूफ नहीं करा, उसको थोड़ा सा उस ओम्स लॉ हम जानते हैं, वेरीफाई कर चुके हैं हम कई बार, तो हमने उसको अपनी थ्योरी से बनाकर एक वेरिफिकेशन टाइप चीज बना दी। तो देखो V by I is 2ml by n square tau A, n square tau A, ओम्स लॉ आ गया भाई साहब, ये आ गया। लो भाई V by I equal to 2 by 2ml by n square tau A, कांस्टेंट की ओम्स लॉ। ठीक है, एकदम पक्का, गारंटी। अच्छा भाई, ये बात अपने को अच्छे से समझ आ गई, बढ़िया भी लगा। तो फिर से सुनिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये याद होना। अच्छा आप समझो, ये जो पूरी चीज आपको दिख रही है 2ml by n square tau, ध्यान से देखो 2ml by n square tau A, इसको देखो, इसे बोलते हैं पूरी चीज को रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या उसकी लेंथ पे डिपेंड करती है? हाँ। क्या एरिया पे डिपेंड करती है? हाँ। क्या उसके मटेरियल पे डिपेंड करती है? हाँ, बिल्कुल करती है। इसलिए इसको ऐसे एक बार और लिखा गया, रो L by A, और रो इसको मान लिया गया। ये वो फैक्टर है जो उसके डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता। किसके? कंडक्टर के। क्या रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन डायमेंशन? हाँ। क्या रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल? हाँ। पर ऐसा कौन सा फैक्टर जिससे मटेरियल पे डिपेंड करता है? उसे बोला गया रो। क्या बोला गया? रो। जिसे हमने बोला रेजिस्टिविटी। क्या बोला? रेजिस्टिविटी। बोलो क्लियर है? तो फॉर्मूला निकल के आया R बराबर रो L by A। तो अगर हमें रेजिस्टिविटी पढ़नी है तो हमें V by I इक्वल्स टू कांस्टेंट यानी कि R, उससे पहले हमें रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए रो L by A, जिसके लिए हम सब जानते हैं ओम होती है। अगर केमिस्ट्री में बात करें तो 1 by R को कंडक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टेंस। इसको अपन उल्टा ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसे बोला जाता है महो। क्या कहते हैं? महो। ऐसे ही रेजिस्टिविटी के उल्टे को कंडक्टिविटी कहते हैं, और उसकी यूनिट भी इसकी उल्टी होती है, उसे बोलते हैं महो पर। पहले बात समझिए, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है? देखो, ओम मीटर स्क्वायर बाई मीटर, यानी कि ओम मीटर। ठीक, तो इसकी यूनिट होगी ओम पर मीटर। ओम पर मीटर। जो बोर्ड पे मैंने लिखा है, मैक्सिमम चीजें बिना प्रूफ के लिखी हैं, पर ये सब काम की हैं जो बोर्ड पे लिखा है। आपको एग्जामिनेशन पर्पस, प्रूफ नहीं आने वाले, एग्जामिनेशन पर्पस से ये सब याद होने चाहिए। इनकी टर्मिनोलॉजी भी याद होनी चाहिए, गड़बड़ बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए ढंग से वीडियो को पॉज करिए और इसको उतार लीजिए, और इसको उतार लीजिए। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। चलो भाई, ये हमको सारे फॉर्मूले समझ में आ गए। कौन कौन से? देखो फिर से I बराबर NEABD, R बराबर रो L by A, V इक्वल टू IR। ठीक है, अपन एक और बात करते हैं जो अपने को समझ में आनी चाहिए, उसे कहते हैं करंट डेंसिटी। क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी का जिक्र मैग्नेटिज्म में भी होगा। ध्यान से सुने कैसे। करंट डेंसिटी ऐसे डिफाइन करी गई कि अगर आप अच्छे से समझें कि अगर ऐसे 0 ये B ये E ये L ये सब कहानी अपन सब जान चुके हैं। अगर इसमें करंट आई रह रहा है तो ध्यान से देखें, ऐसे अगर अपना एरिया A है तो J इज द करंट डेंसिटी, जिसे बोला गया I by A। क्या बोला गया? I by A। I is the distance और A is the area। ये कहलाता है करंट पर यूनिट एरिया, दैट इज करंट डेंसिटी। इसको थोड़ा और फील करते हैं। मान लो कि अगर मैं एरिया ये ना लेकर
ऐसे एरिया लेता ए डैश, तब भी जब मैं करंट डेंसिटी लिखता तो क्या मैं ए डैश लिखता या इस ए डैश का ये कंपोनेंट ही लिखता, क्योंकि कितना करंट इस जगह से, जितना करंट इससे गुजरेगा उतना ही इससे भी गुजरेगा, है कि नहीं? तो ये क्वांटिटी फिक्स हो गई, ठीक, और ये भी फिक्स बात है, तो इसमें बदलाव आना चाहिए। तो करंट पर यूनिट एरिया, तो सोचो आप इसको क्या लिखते हैं, J इक्वल टू आई बाई ए डैश कॉस थीटा, बिल्कुल सही। यानी कि क्या I को हम लिख सकते हैं J इंटू ए डैश कॉस थीटा। क्या ए डैश कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ एरिया along I, along I। तो थोड़ा सा दिमाग ठनका, क्या करा गया, इसको ऐसे लिखा I इक्वल टू J वेक्टर डॉट ए है, J को मैं वेक्टर क्वांटिटी बना दिया और J वेक्टर की डायरेक्शन किधर, ताकि क्यों ऐसा करा, क्योंकि याद करो करंट की डायरेक्शन इंपॉर्टेंस रखती है, इसलिए उससे एक ऐसी चीज डिफाइन करी गई जिससे उसकी डायरेक्शन को महत्व दिया जा सके। वो करंट में तो नहीं बताया गया, वो बताया गया करंट डेंसिटी में, तो वो बात करी गई करंट डेंसिटी के नाम से, और करंट डेंसिटी की डायरेक्शन दी किधर, जिधर करंट है, और उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ दिया, ए के साथ। ए क्या है, एरिया वेक्टर, तो करंट आ गया जो कि स्केलर है, तो उसकी डायरेक्शन का महत्व जोड़ दिया किसके साथ, करंट डेंसिटी के साथ। तो स्मार्टली प्ले करके करंट डेंसिटी को डिफाइन कर दिया। कोई आपसे पूछे करंट टेंसर या फिर स्केलर भी बोल सकते हो, पर करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। बोलो क्लियर है क्या, बात समझ आई कि याद रखेंगे करंट और करंट डेंसिटी के बारे में, ये काम आएगा मैग्नेटिज्म में ज्यादा, यहाँ तो नहीं आता है, पर इसमें कई बार चीजें आ जाती है, जैसे मैं बताऊं, जैसे E इक्वल टू आई आर आपने लिखा, E को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखो E बाई एल, चलो E एल है ना, E L, E इक्वल टू E बाई एल अपन ने लिखा था, E L। I को क्या लिख सकते हैं, देखो I को अपन लिख सकते हैं, अभी भी अपन ने देखा, I को लिख सकते हैं J A, R को क्या लिख सकते हैं, देखो रो L बाई A, देखो L ने को मार दिया, A ने को मार दिया, इस तरीके का भी एक फॉर्मूला लिखा जाता है, रो J, ठीक। अच्छा ध्यान दो, रो क्या है, रो का उल्टा 1/रो, याद है कंडक्टिविटी कहलाती है, इसको कई किताबों में सिग्मा भी कहते हैं। तो सोचो J इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा ई, ये फॉर्मूले आपको अपर लेवल की किताबों में मिल जाएंगे, इसलिए कभी इस तरीके के फॉर्मूले को आपको दिखाए ना तो ये है एक ही बात, इससे निकला इससे निकला, ये आपको ऐसे कनेक्ट होते हुए समझ आना चाहिए। इनकी टर्मिनोलॉजी भी अपने को समझ आनी चाहिए, गड़बड़ नहीं करना है, बिल्कुल बहुत बेसिक बेसिक सी बातें आनी चाहिए अपने को। बोलो क्लियर है सबको एकदम पक्का। करंट डेंसिटी पे बात कर ली, बेसिक फॉर्मूलों पे बात कर ली, इन बेसिक फॉर्मूलों से निकलने वाले और फॉर्मूलों पे भी अपन ने बात कर ली। फिर मैं कह रहा हूँ प्रूफ के बिना बहुत सारे चीजें बता रहा हूँ जो आपके काम की होंगी और वो आपको आनी चाहिए। चलो भाई और देखते हैं, चलो भाई पॉज करके उतार लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अपन ना बेसिकली इस फॉर्मूले में बात करेंगे आर बराबर, अपने को रेजिस्टेंस निकालनी आनी चाहिए, रेजिस्टेंस में और बात करते हैं रेजिस्टेंस की कहानी, ठीक है, इसकी कहानी, रेजिस्टेंस की कहानी हेनरी सर की जुबानी बहुत बड़ी। आओ तो देखो भाई क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, आओ 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 भाई क्या करें कैसे करें। देखो मैं क्यों रुका, मेरे मन में कुछ विचार आया कि भाई अभी बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, बच्चे कई बार कोटा में आते हैं तो पेरेंट्स को लेके थोड़े याद आती है उनकी, तो थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं या अपना मन नहीं समझ पाते हैं। बेटा प्यारे बच्चों, आपको अपनी मनस्थिति बदलनी पड़ेगी, जब तक मनस्थिति नहीं बदलोगे परिस्थिति नहीं बदलेगी। समस्याएं और चैलेंजेस जीवन का सत्य है, और सही बताऊं तो इनके बिना हमारा जीवन किसी काम का नहीं रहेगा, न शायद हम जीवन जीने का आनंद ले पाएंगे। इसलिए समस्याओं को, संघर्ष को
एंजॉय करना सीखो। मैं कई बार अपने बच्चों से कहता हूं कि आप लोग संघर्ष और दुख में अंतर करना भूल जाते हैं। बहुत पढ़ना, एग्जाम की तैयारी करना, 15 घंटे काम करना, ये संघर्ष है। दुख की परिभाषा अलग है। दुख वो है जिसका कोई हमारे पास इलाज नहीं है। हमारे परिवार के सदस्य को कोई ऐसी कोई बीमारी हो गई जिसका कोई इलाज नहीं है, या हमारा कोई परिजन हमें छोड़ के चला गया, ये हमारे पास ये दुख है। ज्यादा मेहनत करना, पढ़ना, समस्याएं आना, ये दुख नहीं है, ये संघर्ष है। तो जिस दिन आप संघर्ष को एंजॉय करना सीख गए, उस दिन सफलता आप एक कदम चुमेगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो संघर्ष को एंजॉय करो। अच्छा भाई, पढ़ने को मिला, मजा आ गया। ऐसा कौन सा समय आएगा जब हम जैसे लोग या अच्छे अध्यापक आपको पढ़ाने को मिल रहे हैं, आपको उनसे ज्ञान लेने का मौका मिल रहा है, किसी भी फील्ड में, जिस भी आप में और दूसरी में भी है, तो आपको अच्छे मेंटर्स की गाइड में रही। नेगेटिव आदमी से दूर रही, नेगेटिव आदमी से बात ही नहीं करनी। मेरा पहला सिद्धांत है अपने जीवन का कि क्योंकि मैं भी बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, ईश्वरी कृपा से IIT क्लियर हो गई, तो मैं यहाँ पर पहुँच पाया और लगातार मेहनत करता रहा। तो मैं समझता हूँ आपकी समस्याओं को। बहुत छोटी छोटी समस्याएं हमने भी देखी है। मैं तो कोटा जो बच्चे आते हैं वो कई बार कहता हूँ कि मेरे को कई लोग सुन रहे होंगे जो कोटा नहीं आ पा रहे होंगे। मैं कोटा का नहीं होता तो शायद मेरे पिताजी भी मुझे बाहर नहीं भेज पाते, पर मैं कोटा का ही था तो यहाँ पढ़ पाया। पर आज की तारीख में तकनीक का ऐसा माध्यम है हमारे पास कि हम आपके पास पहुंच पा रहे हैं। आप कोटा नहीं भी आ पा रहे हैं तो भी सब कुछ तो ला रहे हैं हम आपके लिए। कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें नहीं पढ़ा तो भी। और जो इस साल वाले बच्चे तो सोच सकते हैं क्रैश कोर्स करने का मौका हमें मिल रहा है कि नहीं? तो निराशावादी नहीं होना है, आशावादी हमेशा होना है। जो पॉजिटिव रहेगा वो ही आगे बढ़ेगा। सबने बहुत तकलीफें देखी है बेटा। मैं भी IIT जब गया और टीचर बना तो 15-15, 16-16 घंटे रोज काम करता हूँ। आज भी अभी भी घर से बहुत काम कर रहा हूँ। काम करने को एंजॉय होना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ मुझे काम नहीं करता, मुझे तकलीफ होने लगती है। पॉजिटिव रहो, जोरदार। बिना नेगेटिव, बिना पॉजिटिव के तो कुछ भी हो सकता है जीवन में। बहुत समस्या है, हमारी समस्या है, जब बच्चा आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। पर जो हमने सोच लिया कि आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा लक्ष्य एक है कि मेरे प्यारे बच्चे का भविष्य बनना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। इसे नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव रहना। मैं और भी आपसे बातें करते रहूंगा, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, बट ये बात आप मेरी याद रखोगे, गड़बड़ नहीं करोगे, निराशावादी नहीं होगे, पॉजिटिव लोगों से बात करोगे। सिर्फ क्या मैं वापस अपने ट्रैक पे आता हूँ। हम बोल रहे थे कि रेजिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है? रेजिस्टेंस। हाँ भाई, रेजिस्टेंस निकाली, क्या करें? चलो सबसे पहली बात, मान लीजिए मैं R बराबर रोयल बाई ए की आपसे सिंपल सी बात करूं तो R बराबर रोयल बाई ए में, R बराबर रोयल बाई ए में मान लीजिए कि मैं आपको बोलूं एक क्यूब है। सिंपल सा इक्वेशन, बात आसानी से समझ जाएगा। ए, ये इसकी साइड B, ये इसकी साइड C। R बराबर रो L by A, में रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल एंड L इज दिस। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि ये कोई मटेरियल का टुकड़ा है। क्या इस मटेरियल के टुकड़े की रेजिस्टेंस फिक्स्ड है? मन से सोचो। क्यों नहीं? ये इस बात पर डिपेंड करती है करंट कैसे बह रहा है। सोचो, करंट अगर ऐसे बहेगा तो ध्यान से देखो L क्या होगा। L अगर आप प्रीवियस अपने उस पोर्शन को देखो तो आपको समझ में आएगा कि L वो होता है जो अलोंग द लेंथ होता है। कैसे होता है? अलोंग द लेंथ। हाँ, तो इसमें L क्या हुआ? A। अब सोचो एरिया क्या होगा क्रॉस सेक्शन? BC। तो सोचो अगर इसे करंट I1 मान लूं तो क्या इसकी रेजिस्टेंस होगी रो A by BC। जबकि सोचो कि करंट अगर ऐसे बहे I2 तो इसके लिए सोचो रेजिस्टेंस क्या होगी R2। सोच के देखो L क्या हो गया, सोच के देखो L क्या हो गया, सोच के देखो C। यानी इसके लिए रो C by AB। सोचो अगर करंट ऐसे बहता तो I3 ऐसे, तो L क्या होता B। तो सोचो R3 क्या होता रो B by AC। सोचो कि तीनों करंट के लिए तीनों रेजिस्टेंस अलग-अलग, मतलब क्या एक ही मटेरियल के तीन अलग रेजिस्टेंस हो सकती है? मतलब क्या रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल? क्या रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशन? क्या रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट? हाँ। वास्तविकता में बताऊं तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन
डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल, डायमेंशन, एलएनए, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, एंड एक और बात जो मैं अभी नहीं बोली तुम्हें, वो है टेम्परेचर। इसके बाद में बात करूंगा, याद आ, ठीक? ऐसे ही कोई आपसे क्या V और I पे डिपेंड करती है? नहीं, कंफ्यूज मत हो। R बराबर V by I इज अ कांस्टेंट फॉर मटेरियल। V चेंज करोगे तो R चेंज नहीं होगा। कौन चेंज होगा? I। कंफ्यूजन है, क्या डिपेंड्स ऑन V? नहीं। क्या डिपेंड्स ऑन I? नहीं। R अलग चीज है। हाँ, R का रेशो, R होता है V by I के रेशो को, इसलिए तो V by I को कांस्टेंट बोला गया है, जिसे हम ओम्स लॉ बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही देखो, जैसे हम लोग बोलते हैं Q बराबर CV, तो C बराबर Q by V, तो C Q पे भी और V पे भी डिपेंड नहीं करता, C डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, अलग चीज पे डिपेंड करता है। ऐसे ही अगर आपसे बोले कि भाई रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? कौन सी? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? देखो, क्या वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे डिपेंड करती है? नहीं। क्या वो डायमेंशन पे डिपेंड करती है? नहीं। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल एंड टेम्परेचर। हाँ, कुछ केसेस में डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है, पर वो एनिसोट्रॉपिक तुम्हारे कोर्सेज में नहीं है, तुम्हारे यही की है। क्या ये मेरी बात समझ आई है? बहुत बेसिक सी। इसका मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि अगर हमें कोई टुकड़ा पता हो और उसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पता हो, यानी कि हमें कोई भी कंडक्टर पता हो, स्फीयर, सिलेंडर, ट्रैपेजॉइड, बहुत सारी चीजें, तो और हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पता हो, तो हमें उसकी रेजिस्टेंस निकालनी आनी चाहिए। हमें उसकी रेजिस्टेंस निकालनी आनी चाहिए। ग्रुप क्लियर है क्या? पक्का? तो अगले कुछ सवाल मैं उसी पे बेस कराऊंगा, जिसमें आपको रेजिस्टेंस निकालने पे बात करी जाएगी। ठीक है, चलो भाई, उतार लो वीडियो, पॉज करके उतार लो। आइए, अब क्या करें भाई? अच्छा, रेजिस्टेंस हो गई, रेजिस्टिविटी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। रेजिस्टेंस से कुछ अच्छे सवाल था, देखो स्टैंडर्ड अच्छे सवाल, देखो कैसे। मान लो एक ऐसा सिलेंडर है, इसका इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है। हम करंट ऐसे ऐसे, अगर ऐसे बह रहा है तो आपको, और इसकी रेसिपी ये हो, थोड़ा इंटीग्रेशन वाले सवाल करा रहा हूँ, जो अच्छे वाले, बहुत सिंपल वाले नहीं करा रहा। तो अगर करंट ऐसे बह रहा है तो आपसे बोला जाए कि सिस्टम की रेजिस्टेंस बताइए। स्टैंडर्ड सवाल है, क्या बताइए? रेजिस्टेंस। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए। चलो अब सुनो, क्या करें? अगर हम इसको देखें ऐसे, तो हमें समझ में आएगा कि अपना करंट ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है, यानी कि करंट जब ऐसे निकल रहा है तो आपको एक बात समझ आएगी कि ऐसे जब करंट बाहर आ रहा है तो इसका क्या बढ़ रहा है? एरिया। क्या बढ़ रहा है? एरिया। लो भाई, लो, तो क्या करो, x पे जाके dx का एक एलिमेंट लो। सोचो जब तुम यहाँ पे x पे जाके d से एलिमेंट लोगे तो ऐसे पतला सा बनेगा ये ऐसे, ठीक? ये ऐसे, ठीक है? ये जो पतला सा बनेगा, इससे करंट बाहर आएगा इस प्रकार। तो जब करंट बाहर आएगा तो इसकी ऐसे सभी पतले पतले होलो सिलेंडर से, पतले पतले होलो सिलेंडर, इन सब होलो सिलेंडर में क्या चीज कॉमन है? करंट। अब तुमने बेसिक 9th में 10th में सीरीज पैरेलल पढ़ा होगा, तो अगर इनमें सब में कॉमन है क्या चीज? करंट,
तो ये सारे पतले पतले सिलेंडर क्या हुए सीरीज में। पहले इस सिलेंडर की छोटी सी रेसिस देखते हैं, रो एल। सोचो करंट ऐसे जा रहा है ऐसे, तो एल क्या हुआ dx, क्या हुआ dx। और सोचो एरिया क्या हुआ 2 पाई x इंटू लेंथ, ये करोड़ एरिया हुआ ना, करोड़ एरिया 2 पाई x इंटू एल। समझ आया कितना हुआ? देखो ऐसे ध्यान से देखो, ऐसे ऐसे बना ना, तो 2 पाई x इंटू एल, ये इसका क्या बना क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये आ गया 2 पाई x इंटू एल। ऐसे सभी सिलेंडर्स क्या सीरीज में है, तो इन्हें क्या डायरेक्ट जोड़ लेना चाहिए? क्या जोड़ने का साधन हमारे पास है सांप। कौन है? सांप। तो बस इंटीग्रेट कर लो, तो r इक्वल टू रो बाई 2 पाई एल, x की लिमिट r1 से लेकर r2, तो 1 बाई x का इंटीग्रेशन ln r1 ln r2 बाई r1 ln r2 बाई r1। लो हो गया, ठीक है। चलो भाई, अच्छा भाई ठीक है भाई, एक और करो, एक और करो, अच्छा सवाल 2-3 सवाल करा, अगेन स्टैंडर्ड सवाल। इसे कहते हैं फर्स्ट राउंड। ये ए, ये बी, करंट बह रहा है आई, ये लो, ठीक। करंट ऐसे बह रहा है। वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए और इस सवाल को ट्राई करिए। वीडियो को पॉज करिए और इस सवाल को ट्राई करिए। अच्छे से कर सकते हो तुम लोग। वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत, वो हैवानियत, वो दरिंदगी, वो गेंडापन तुम में है। ऐसे घबराओ, ऐसे डायलॉग मारो, है कि नहीं? कर सकते हो तुम लोग। पॉज करो, सुनो, क्या करेंगे? देखो, x पे जाके dx की एक ऐसे बनाइए। देखो ये क्या बनी, डिस्क। मान लो इसका रेडियस आया r, क्या आया r, ठीक है। ये क्यों लिख रहा हूं आपको समझ आएगा। एल भी गिवन था। अब ध्यान से देखो तो ऐसी सभी डिस्क से क्या चीज कॉमन है? ध्यान देखो क्या चीज कॉमन है? करंट। मतलब ऐसी सभी डिस्क आपस में क्या है? ऐसी सभी डिस्क आपस में क्या है? सीरीज। फिर से ध्यान देते हैं। अच्छा सीरीज है, बहुत बढ़िया। क्या करें, क्या करें? सुनो, करना क्या है, देखो इधर, ये हो गया, ये हो गया। देखो इसकी पहले लिखी अपन छोटी सी dr। dr लिखा जाएगा रो l। l कितना? देखो dx पतला सा, एरिया कितना? पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे x भी वेरिएबल, r भी वेरिएबल। इंटीग्रेट करना हो तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए। मतलब मुझे r और x में रिलेशन पता होना चाहिए। ध्यान से देखो कैसे लिख सकते हैं। इसे ओरिजिन मानो, इस एक्सिस को r मान लो, इस एक्सिस को x मान लो, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में ये दूरी कितनी? ये लेंथ कितनी? l। क्या थीटा पता है? क्या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने का तरीका है? y, y मतलब r बराबर mx, m का मतलब स्लोप यानी कि b माइनस a बाई l इंटू x प्लस इंटरसेप्ट यानी कि a। ध्यान से देखो जो कह रहा हूँ। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। समझ आएगा सबको? देखो ध्यान से, y बराबर y क्या हो गया? r m, स्लोप हो गया b माइनस a बाई l इंटू x प्लस इंटरसेप्ट a। क्या r और x में रिलेशन आ गया? अब क्यों ना मैं इसे dx को रिप्लेस कर दूं यहां से, तो इसे डिफरेंशिएट कर लो। क्या dr बराबर
b माइनस a बाई l इंटू dx। क्या dx की वैल्यू आई l dr बाई b माइनस a, l dr बाई b माइनस a। इस dx को यहाँ रख दो तो dr की वैल्यू आई रो l dr बाई पाई b माइनस a बाई r स्क्वायर। बोलो क्लियर? पक्का? सीरीज में है तो सब कुछ इंटीग्रेट कर लेना चाहिए। r की लिमिट a से लेकर b तक, a से लेकर b तक। तो r इक्वलेंट क्या हुआ देखो, r इक्वलेंट हुआ रो l बाई पाई b माइनस a। 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन आता है, नहीं आता x की पावर n माइनस 1। अगर अपन ध्यान देंगे तो अपने 1 बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन आता है नहीं, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो माइनस 2 प्लस 1 इज 1 बाई आर की पावर माइनस 1 और माइनस 1 बाहर आ गया तो माइनस 1 बाई आर। तो माइनस 1 बाई आर a से लेकर b तक, इसे लिखेंगे 1 बाई b माइनस प्लस 1 बाई a, तो आ जाएगा 1 बाई a यानी कि रो l बाई पाई b माइनस a 1 बाई a माइनस 1 बाई b माइनस a में b माइनस a को मान लिया, रो l बाई पाई a b, रो l बाई पाई a b। बोला आया क्या? समझ आया क्या अच्छे से? पक्का? बोलो कि शानदार सॉन्ग आपने थोड़ा टफ है ना? पक्का? सोच लो एकदम पक्का। आओ देखो, देखो मान लो कि इस टाइप की चीज है, ऐसे कैसे समझो ये कैसे, इसका ये रेडियस ये है, ये रेडियस b है और इसकी डेप्थ h है। डेप्थ समझना ध्यान से, ये ऐसे है, ये ऐसे इधर से सेंटर, ये a b, ये हाइट h और ये ऐसे है। समझ आया होगा तुमको क्या है? बोलो क्लियर है क्या? पक्का? ठीक है, ये सवाल है। अब मैं बोलूं कि इसमें करंट ऐसे बह रहा है, ठीक, रेशियो रो है, बहुत बढ़िया सवाल है, शानदार। तो बताओ कि इस सिस्टम की रेजिस्टेंस क्या होगी? तो बताओ इस सिस्टम की रेजिस्टेंस क्या होगी? ट्राई। बहुत शानदार सवाल, बढ़िया जोरदार एकदम। पॉज करो, ट्राई करो अच्छे से। चलो मैं समझा, इसमें बेसिकली आप ध्यान से देखो ना तो लेंथ जो ट्रैवल कर रहा है ना, कौन करंट, वो चेंज हो रही है। इससे पहले वाले सवालों में एरिया चेंज हो रहा था, अब क्या, ये एक वेरी गुड इलस्ट्रेशन, क्या चेंज होने का? लेंथ। तो कुछ भी चेंज होगा तो नहीं कर सकते। अभी जो हम इलस्ट्रेशन कर रहे हैं क्या चेंज हो रहा था? एरिया। अब क्या चेंज हो रहा है? ध्यान से देखो, लेंथ ऑफ करंट। तो कैसे करेंगे? ऐसे x पे जाके, ऐसे x पे जाके dx की ऐसे विड्थ लो, इसको ऐसे समझो, ठीक है? इसमें करंट ऐसे बनेगा। अब सोचो ऐसे करंट जाए, तो सोचो इस पतली सी स्ट्रिप, ये पतली सी स्ट्रिप यहाँ बनी, देखो ऐसे, ये ठीक ऐसे,
इसके अंदर ही करंट बह रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो स्ट्रिप है इसका लिखो छोटा सा दिया, देखो इस स्ट्रिप से लेकर इस स्ट्रिप तक, इस स्ट्रिप से लेकर इस स्ट्रिप तक, इस स्ट्रिप क्या चीज सेम है, यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ये सारी स्ट्रिप्स सीरीज है कि पैरेलल है। कॉमन पोटेंशियल किस में होता है, पैरेलल। तो अगर आप यहां से लेकर यहां तक की स्ट्रिप्स ले रहे हैं तो उनमें क्या कॉमन है, करंट। क्या कॉमन है, करंट। बोलो क्लियर। अच्छा भाई अब क्या करें, देखो इसकी छोटी सी पतली सी इसकी अपन रेशियो लिखते हैं dr, dr का रो l। अब देखो l पूरा ये है, यहां से लेकर x। सोचो ये अगर x है तो लेंथ कितनी हुई, एक सर्कल का 1/4 जिसका रेडियस x है, यानी कि 2πx का 1/4 यानी कि πx/2, πx/2। सोच के देखो लेंथ कितनी, टोटल सर्कल होता तो कितना होता, 2πx, उसका 1/4 πx/2। हाँ सही है सर, πx/2। और सोचो एरिया कितना, एरिया ये रहा, देखो ये h dx, इतना h dx। अब ये सब जितनी भी रेशंस बनी dr ये सीरीज की पैरेलल। तो बताओ पैरेलल में सीधा जोड़ता है कि डायरेक्ट उल्टा करके जोड़ता है। 10वीं में इतना तो आता था 1/r = 1/r1 + 1/r2। हाँ सर बात सही करेगा। यानी कि 1/r इक्विवेलेंट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/dr। 1/dr का इंटीग्रेशन का मतलब dx/2 h dx है, h dx। तो 2h/ρ/x। x की लिमिट कहां से कहां तक, a से लेकर b तक, a से लेकर b तक। 1/x का इंटीग्रेशन ln x होल कर लो, आंसर आ गया, वो छोड़ो। क्या शानदार सवाल हमें समझ आया है, बोला आया है क्या? अरे पक्का सोच लो, शानदार हो जाए, बढ़िया एकदम जोड़ लो। ठीक है पक्का, बढ़िया। देखो रेशंस में आपको अच्छे से सॉल्व करा, 2 एरिया चेंज होने वाले, एक में कोई चेंज नहीं हो रहा था, एक में देखो लेंथ भी चेंज कर दी। बहुत बढ़िया, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला आपको। बढ़िया एकदम ढंग से पढ़ लो, मजा आ जाएगा। चलो और देखो भाई, अब जैसे ना ऐसे कुछ एक अच्छा सवाल और कराता हूँ, अलग तरीके का। तो मान लो कि एक ऐसे रॉड है, ठीक, एल लेंथ मतलब ऐसे रॉड है, उसकी रेशियो बोला गया r है, कितनी r, ठीक है, ठीक समझ आया। हमने क्या करा, इसके सवाल ये कि इसके सम पोर्शन को पीटा गया मतलब चपटा करा दिया, पीटा गया, ताकि टोटल रेजिस्टेंस 3R हो जाए, ठीक है। sin x, सवाल को समझना जो कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं कि हमने इस रॉड थी यूनिफॉर्म, उसके कुछ x पोर्शन को पीटा, पीट के लंबा करा। तो आपसे बोला गया कि और पीट के लंबा करने पर अगर आपने सब पोर्शन को पीटा गया ताकि टोटल रेजिस्टेंस 3R हो जाए, एंड पीटा गया ताकि टोटल रेजिस्टेंस 3R हो जाए, एंड टोटल लेंथ 1.5L हो जाए। अगर पहले लेंथ L थी तो अब लेंथ 1.5L हो जाए, फाइंड x। क्या सुना फिर सवाल, हमारे पास एक रॉड थी L लेंथ की, उसे कुछ पोर्शन को हमने पीटा, इतना पीटा
कि उसकी लेंथ कितनी हो गई 1.5 L, ठीक, और उसकी टोटल रेजिस्टेंस हो गई 3R। कितनी हो गई 3R। आपसे पूछा गया कि बताओ इस x की वैल्यू क्या है। वीडियो को पॉज करिए और अच्छे से सवाल करने का प्रयास करिए, घबराना नहीं है। चलो इसका मतलब ये लेंथ तो इतनी ही रही, ठीक, और ये लेंथ को पीट कर लंबा कर दिया, फिर टोटल लेंथ कितनी हो गई 1.5L। तो 1.5L में से ये घटा दो, कितना x, ये टोटल कितना 1.5L, ठीक, इस 1.5L में से ये कितना है L माइनस एक्स, ठीक, तो ये तो अभी भी L माइनस एक्स है, तो ये कितना बचा, ये बचा 1.5L माइनस L माइनस एक्स, यानी कि 0.5L प्लस एक्स, ठीक है। अब जो यहां से लेकर यहां तक पीटा तो एरिया सेम रहा क्या, नहीं, इसका एरिया हो गया a डैश, पर क्या चीज सेम रही, वॉल्यूम। क्या सेम रहा, वॉल्यूम। अगर पहले इसका एरिया a था, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू थी rho L by A, तो अब जो चीज कांस्टेंट है वो है वॉल्यूम, यहां से लेकर यहां तक, तो ये वॉल्यूम थी AX, A into X। अब ये कितनी है a डैश into 0.5L plus x, 0.5L plus x, सही बोले सर आप। तो a डैश की वैल्यू निकल आ गई, a डैश की वैल्यू क्या हुई ax by 0.5L plus x। अच्छा, अब नई रेजिस्टेंस कितनी है, टोटल 3R के बराबर, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है देखो, रो L, L is L minus x by A, इसका एरिया तो यही है, प्लस रो 0.5L प्लस x बाई इसका एरिया कितना है a डैश, कितना है a डैश, और a डैश की वैल्यू कितनी है ये, तो ax बाई ये का स्क्वायर इक्वल टू कुल मिलाकर 3R, और 3R की वैल्यू 3 रो L बाई a। बोलो क्लियर, रो a, समझ आ रहा है क्या। चलो सॉल्व करते हैं, इधर x को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा Lx माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी कि L स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस Lx 1/2L into x into 2, क्लियर है एकदम, इक्वल टू 3। सब सही कर रहा हूँ क्या, 3x, ये x उधर गया x, एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को मार दिया, ठीक है। सब कुछ सही चल रहा है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, नहीं। इधर अपन ने लिख लिया, इधर अपन ने Lx से मल्टीप्लाई कर दिया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, L स्क्वायर बाई 4 हो गया, इधर अपन ने लिख लिया है 3x हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो तो ये कितना हुआ, अच्छे से देखते हैं, Lx और वो कितना है 3Lx, L तो बच ही रहा है 3Lx, ठीक है। तो Lx कितना हो गया ये 2Lx, और उधर कितना 3x, तो उधर बच गया Lx, तो L स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू Lx, L ने L को मार दिया तो x की वैल्यू कितनी आई L बाई 4, कितनी आई L बाई 4, तो आंसर है। अच्छा सवाल है, इसमें आसान सवाल होता है वो कि लेंथ डबल कर दो तो क्या रेजिस्टेंस होगी, मैंने थोड़ा अच्छा कराया, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का, बढ़िया, बिल्कुल क्लियर है एकदम, नॉर्मल से थोड़ा अच्छा, अच्छे से बात समझ आई है क्या, पक्का, सोच लो, गुड। चलो भाई, तो हम जो बात कर रही थी, हमने जो बात करी कि भाई कैसे अपना R का वेरिएशन होता है, उसमें बहुत सारे सवाल आपको कराए R बराबर L बाई A पे, कि भाई जो आपकी रेजिस्टेंस होती है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, वो डायमेंशन पे डिपेंड करती है, वो वास्तविकता में फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। याद करो मैंने बात बोली थी कि बाद में बताऊंगा टेम्परेचर। तो चलो अब हम पढ़ते हैं वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों से आप बात करते हैं। तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर,
with temperature. विद टेम्परेचर। अच्छा भाई अब क्या करें, देखो भाई पढ़ते हैं इसको, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस टू टेम्परेचर। बेसिकली क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है तो इसको समझने का प्रयास करें। मान लीजिए जैसे आपको कंडक्टर, ठीक, अब इसकी रेजिस्टिविटी पे क्या चर्चा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ऐसा बोला गया कि अगर इसकी रेजिस्टिविटी अगर T टेम्परेचर पे रो है, कितनी है रो, तो T प्लस dt टेम्परेचर पे इसकी रेजिस्टिविटी मान लीजिए रो प्लस d रो, रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं, चेंज हो गई मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कोई भी मटेरियल है जिसकी रेजिस्टिविटी T टेम्परेचर पे होती है तो T प्लस dt पे रो प्लस d रो होगी। तो d रो के लिए आपको फॉर्मूला दिया गया, क्या समझे, d रो के लिए बोला गया कि d रो जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि इनिशियल रो कितनी थी। यानी कि अगर अपन ध्यान दें तो इसको ऐसा बोल सकते हैं कि रो पे भी डिपेंड करता है, कि dt पे भी टेम्परेचर डिपेंड करता है। और जब इसको देखा गया तो लिखा गया कि ऐसे लिखा गया अल्फा रो dt। अच्छा, यानी कि जो स्मॉल चेंज इन रो है वो रो पे भी डिपेंड करता है dt। ये अल्फा क्या है, ये बिल्कुल वैसी बात है, याद करो कभी आपने पढ़ा हो तो थर्मल एक्सपेंशन पढ़ते हैं, याद है कि L से L dl के dl डिपेंड्स ऑन अल्फा L dt, बिल्कुल वैसी कहानी है, वैसी कहानी चलती है एक्सपेंशन टाइप। बिल्कुल यहाँ पे अल्फा कहलाता है कोफिशिएंट फॉर थर्मल रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट फॉर थर्मल रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट फॉर थर्मल रेजिस्टेंस। बोलो क्लियर है क्या? तो कोफिशिएंट फॉर थर्मल रेजिस्टेंस। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बढ़िया लगा, अच्छा लगा। अब क्या करें, ठीक भाई, कोफिशिएंट फॉर थर्मल रेजिस्टेंस देखो। अब अपन देखें तो समझो d रो इक्वल टू अल्फा रो dt, d रो इक्वल टू अल्फा रो dt। अच्छा, तो ये तो बहुत छोटा सा चेंज है, इसको ऐसे लिख सकते हैं d रो बाय रो इक्वल टू अल्फा dt, समझना अच्छे से। अच्छा, मान लो कि इनिशियल टेम्परेचर हमारा आ गया T इनिशियल से T फाइनल, कहां गया T इनिशियल से T फाइनल, तो क्या रो भी गई रो इनिशियल से रो फाइनल, बिल्कुल सही बात है। तो क्या यहां लिखेंगे रो इनिशियल से रो फाइनल, बिल्कुल सही। तो क्या ln रो फाइनल बाई रो इनिशियल, यानी कि ln रो फाइनल बाई रो इनिशियल इक्वल टू अल्फा इंटीग्रेशन। अगर अपन ध्यान से देखें तो ये क्या है, अल्फा का कांस्टेंट मान लें, इट्स कोएफिशिएंट फॉर थर्मल रेजिस्टेंस, अपन उसको मान सकते हैं d रो की यूनिट और रो की यूनिट सेम होगी, तो सोचिए देखो अल्फा की यूनिट होगी पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर डिग्री टेम्परेचर, जो आप मानना चाहो वैसे लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा भाई बात, तो ln रो फाइनल बाय रो इनिशियल अल्फा dt। अब अल्फा dt को क्या लिखें, देखो अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा t। इस कहानी को मैं दोबारा वापस करने के लिए जाऊंगा, अच्छे समझना भी अच्छे। अब देखो ये तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको ऐसे लिख अल्फा dt t इनिशियल से t फाइनल। तो सोचो रो फाइनल का फाइनल फॉर्मूला क्या है, रो फाइनल इक्वल टू रो इनिशियल e की पावर इंटीग्रेशन अल्फा dt T इनिशियल से T फाइनल। अब समझना ये रियल फॉर्मूला है रो का, किसका, रो का, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। दिस इज द रियल फॉर्मूला। सर हमने तो और पढ़ा था, आप पता नहीं क्या पढ़ा था, ये रियल यही है। जो आप पढ़ते हो कैसे आता है उसे समझो पहले, ठीक, ध्यान समझो कैसे, इधर देखो ध्यान से। अब सोचो कि मान लो अल्फा कांस्टेंट है, तो बोलोगे सर अल्फा तो कांस्टेंट ही होता है। कई बार ऐसा होता है कि अल्फा कांस्टेंट नहीं होता, अल्फा टेम्परेचर का फंक्शन दिया होता है। अगर अल्फा टेम्परेचर का फंक्शन दिया हो तो आपको यही करना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूं। अगर अल्फा कांस्टेंट हो तो सोचो अल्फा बाहर आ गया, क्या ये अल्फा डेल्टा टी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अल्फा डेल्टा टी। तो रो फाइनल इक्वल टू रो इनिशियल e की पावर अल्फा डेल्टा टी। बोलो क्लियर है क्या, बिल्कुल सही बात। चलो ये बात समझ आ गई। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या लॉजिकली अगर आपको बताऊं तो अल्फा जो वैल्यू होती है वो 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -4 में मूव कर रही होती है, अप्रॉक्सीमेटली, फिक्स नहीं कोई, ऐसे मूव करती है वो। तो अल्फा dt का सम जनरली क्या स्मॉल होता है, अल्फा dt जनरली कुछ नहीं दिया हो तो उसको स्मॉल मानते हैं, जनरली स्मॉल। अच्छा, अगर ये स्मॉल है
तो याद करो e की पावर x का एक्सप्रेशन क्या है, e की पावर x बन गया, e की पावर x का एक्सप्रेशन होता है 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर ऐसे चलता है आगे, ठीक है। अब सोचो अगर 1 प्लस x स्क्वायर ऐसे चलोगे तो अगर ये बहुत छोटी चीज है तो क्या x छोटा है, पर क्या x स्क्वायर बहुत छोटा है, क्या x क्यूब बहुत छोटा है। तो अगर हम सब लोग जानते हैं कि अगर e की पावर x है और x स्मॉल है, x इज स्मॉल, तो हम जानते हैं कि e की पावर x इज अप्रॉक्सीमेटली 1 प्लस x। बोलो क्लियर? सही बोल रहे हो सर आप, बिल्कुल सही बात है। तो क्या हम इसे अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं, रो फाइनल इज अप्रॉक्सीमेटली रो इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, रो फाइनल इक्वल टू रो इनिशियल 1 प्लस अल्फा। ये कहानी अच्छे सुनना, जनरली बच्चों क्लियर नहीं होती है कहानी, इसलिए मैं ढंग से समझा रहा हूं टेंपरेचर रिलेशन के साथ। आपने जब की फॉर्मूला पढ़ा होता है r बराबर r नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, उससे काम नहीं चलने वाला है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा जो मैं आपको कह रहा हूं। इसलिए इसको अच्छे से देखो, जो मैं बोला अभी तक मैंने क्या बोला कि वास्तविकता में कोई भी चीज है तो उसका रिलेशन ऐसे लिखा जाता है, ये ऐसे, ठीक। अब अच्छे से और समझो, पहले इसको उतारो, वीडियो को पॉज करके सबको उतारो, इंपॉर्टेंट बात है। अगर नहीं लिखा हुआ नहीं जानते तो उसको उतारो, मैं इसको मिटा के फिर अगली कहानी सुनाता हूं आपको, ठीक है। चलो भाई अब देखो, अब तुम एक बात सोचो कि मान लो, समझो कि ये तो वैलिड हो पर ये वैलिड ना हो तो क्या यहीं रुक जाएंगे? अगर ये तो वैलिड हो पर ये वैलिड हो तो क्या यहीं रुक जाएंगे? पर सोचो ये तो वैलिड हो पर ये वैलिड ना हो, ये तो वैलिड हो पर ये वैलिड ना हो, मतलब तो क्या लिखेंगे? अगर इंटीग्रेशन t इनिशियल से t फाइनल अल्फा dt अल्फा डेल्टा टी is not is small, ये तो बात सही है, बट अल्फा is as a function of temperature, तो फिर क्या करेंगे? रो फाइनल इक्वल टू रो इनिशियल 1 प्लस इंटीग्रेशन t इनिशियल से t फाइनल अल्फा डेल्टा टी अल्फा dt। बेसिकली आप इस स्टेप से सीधे यहां होगे पर इसमें इंटीग्रेशन अल्फा dt आ जाएगा। ये कब करेंगे? सोच के देखो, जब अल्फा किसका फंक्शन हो? टेम्परेचर का। किसका फंक्शन हो? टेम्परेचर। मैं आपको बताऊं, ये असम्पशन तो कुछ नहीं बोला हो तो हमेशा ले लेना चाहिए, सोचना ही है इस बारे में, ये तो तुम्हारे लिए ऐसा फंसाया ऐसा कोई जरूरी है ही नहीं, तो ये तो हमेशा ध्यान रखना, कंफर्म, ठीक। पर अगर आपसे कभी भी ऐसा आ जाए कि अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मैं सवाल ये कर रहा हूं, अल्फा को जैसे बोले अल्फा इज बेसिकली a नॉट t स्क्वायर प्लस bt क्यूब, उस तो के डायमेंशन ऑर्डर दे और फिर वो आपसे पूछे कि बताइए क्या रो फाइनल होगा अगर t इनिशियल से t फाइनल जा रहे हो, तो ये आपको यूज लेना पड़ेगा। ये कब यूज लेना है बोलो, क्लियर है क्या? अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उसको जरूर से जरूर लाइक एंड शेयर करें। उसके पीछे बेसिक लॉजिक ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जो ये चीज़ें नहीं अभी अडॉप्ट कर पा रहे हैं इजीली, उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच जाएं, इसके लिए हम आपसे बोल रहे हैं इसको लाइक एंड शेयर करें। 90% टाइम पे बेसिक सिंपल वाला फॉर्मूला आ जाएगा क्या, पर अगर टफ भी आ जाए तो हमें बात समझ में आ, ये कब यूज लेना है, ये कब यूज लेना है, ये कब यूज लेना है, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। सबसे बेसिक ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो कौन सा कब यूज लेना है आपको बात समझ आनी, एक ही से निकले हुए हैं सब, इसको अच्छे से समझो बिल्कुल ढंग से। अब ध्यान से समझो, तो रो की बात हो रही है, हमें तो बात आर की करनी थी। आर क्या है? हमारी रेजिस्टेंस। अब मैं आपको पहले बता दूं कि आर के भी बिल्कुल फॉर्मूले से लिखाएंगे, पर उसमें कंफ्यूजन बताता हूं। आर बराबर रो एल बाई ए। अब जब टेम्परेचर चेंज करते हैं किसी भी कंडक्टर का या किसी भी उस चीज का, कंडक्टर या सेमीकंडक्टर जो भी आप बोल लो, उसका जब टेम्परेचर चेंज करते हैं तो क्या रो वेरी करता है? हाँ बिल्कुल करता है सर, पर टेम्परेचर चेंज मतलब एल भी तो चेंज होता है, ए भी तो चेंज होता है, तो जब आर वेरी करोगे तो रो का भी वेरिएशन आएगा, एल का भी आएगा, ए का भी आएगा वास्तविकता में, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने पर एल भी चेंज होता है और एरिया भी चेंज होता है। पर जब हम इसे पढ़ रहे हैं तो हम एल और ए के वेरिएशन को कंसीडर नहीं करते, तो हम क्या याद रखते हैं जो हम पढ़ते हैं कि वेरिएशन इन ए एंड एल इज नेग्लेक्टेड because alpha for
थर्मल एक्सपेंशन is less as compared to alpha for thermal resistance। समझ आया? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि L और A में वेरिएशन नहीं आता, पर हम उन्हें काउंट नहीं करते, क्योंकि L और A के लिए जो अल्फा होता है, जिसे अपन कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बोलते हैं, वो इसके रो के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पे L और A से डिवाइड करो, L और A से डिवाइड करो, क्या ये रो फाइनल बन गया? तो ये सारे फॉर्मूले क्या आके भी बन गए, पर याद रखना कि assumption दिया है हमने तब बना पाए, क्योंकि हम L और A के अपन ने वेरिएशन को कंसीडर नहीं करा। तो यही सब फॉर्मूले किसके बन गए, यही R के भी बन गए। तो आप R को भी लिख सकते हो, जो मैंने बोला R final is equals to R initial 1 plus alpha delta t, जो अमूमन सबसे ज्यादा सवाल आता है, ऐसे लिख सकते हैं R final equals to R initial 1 plus integration alpha is a function of temperature dt t initial से t final। ये कब लगाएंगे, जब अल्फा किसका फंक्शन होगा, इसका। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो r final equal to r initial e की पावर अल्फा डेल्टा t। ये कब लगाना है ये भी आपको पता है, r final equal to r initial e की पावर इंटीग्रेशन अल्फा dt t initial से t final। जो चारों फॉर्मूले यहाँ लिखे हैं वो आपको यहाँ भी लिखने आने चाहिए। 90% सवाल इसी से हो जाएंगे, पर याद रखना ये तभी वैलिड है जब अल्फा कांस्टेंट है और अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू बहुत बड़ी नहीं है, वरना हर स्टेज के लिए आपको अलग-अलग तरीके से करना पड़ेगा। ये कहानी अच्छे सवालों के पर्सपेक्टिव से बताई है मैंने आपको। किसके पर्सपेक्टिव से? अच्छे सवालों के पर्सपेक्टिव से। गड़बड़ नहीं करनी है, बिल्कुल अच्छे से सोचना है, अच्छे से करना है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी है। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? पक्का सोच लो, बढ़िया से पॉज करो और इसे समझो, क्योंकि ये जनरली किताबों में लिखा होता, बच्चों को समझ भी नहीं आता। सवाल में बहुत ज्यादा आसान से कराने नहीं वाला हूं कि मान लीजिए एक मटेरियल है, उसकी इनिशियल रेजिस्टेंस 5 ओम थी, 20 डिग्री पे, बताइए 40 डिग्री पर क्या होगी अगर अल्फा की वैल्यू 2 × 10⁻³ है पर डिग्री सेंटीग्रेड। आप ऐसा सवाल कर सकते हो। अल्फा अगर फंक्शन ऑफ टेंपरेचर दे दे तो भी आप कर सकते हो। ये कहानी आपको समझ आनी चाहिए, ये कहानी आपको समझ आनी चाहिए ढंग से। बोलो क्लियर है क्या? अच्छे से पॉज करो और इसे उतारो ढंग से। चलो भाई, इस पे एक स्टैंडर्ड सवाल आपको बता दूं जो हमारे काम का भी। जैसे मैं बताऊं, मैं अभी मान लीजिए कि अभी टेम्परेचर मान लीजिए कि सर्दियां चल रही है और 5 डिग्री, ठीक। अभी मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया, उस पर मैंने कोई रेजिस्टेंस लगाई, अगर मैंने रेजिस्टेंस लगाई तो ठीक है, उसका टेम्परेचर के साथ क्या वो वेरी करेगा? हाँ करेगा। अब रेजिस्टेंस वास्तविकता में करंट हम दो चीजों में हमारे लिए फ्लो करता है, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर में तो बात ही नहीं करते, तो इन दोनों का थोड़ा वेरिएशन हमने प्रैक्टिकली देखा, अलग अलग है। बेसिकली जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो तो प्रैक्टिकली है, तो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, पर आपको याद रखना है कि अगर हम बात करें कंडक्टर, कौन करें? कंडक्टर, और दूसरा हम करें सेमीकंडक्टर, ठीक। अगर हम इन दोनों की बात करें तो हमें समझ में आएगा। समझे, याद करो मैंने पूरा फॉर्मूला निकाला था जब या तुम्हें रटवाया था, तो याद करो फॉर्मूला आएगा 2 ml/ne² AI। याद है B = 2 ml/ne² टाउ। कुछ याद आ रहा है ऐसा? अब याद कर, इस पूरे को हमने क्या बोला था? R। तो R की वैल्यू क्या थी? 2 ml/ne² टाउ। याद है? अब तुम इसमें ध्यान से देखो तो रेजिस्टिविटी क्या आई थी? वो आई थी 2 m/ne² टाउ। अब आप समझो n क्या था? नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। E क्या है? उस पे चार्ज टाउ है, दो कोलिजन के बीच का टाइम, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सोचो कि अगर कंडक्टर है और टेम्परेचर बढ़ाओ और सेमीकंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाओ, वैसे मैं बताऊं जो मैं बोल रहा हूं वो एक्सपेरिमेंट ही देखा गया है, मुझे समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, बाकी याद ही रखना है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोचो 2 में कोई चेंज नहीं आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हो सकता,
और अगर कंडक्टर है तो नंबर ऑफ फ्री चार्जेस भी चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें तो पहले से ही बैलेंस बैंड वाले सारे फ्री हैं, कंडक्शन बैंड वाले सारे फ्री, उसमें क्या और होगा, पहले से फ्री है सारे। ठीक भाई, ई में भी कोई चेंज नहीं आएगा। पर जो टाउ है, टाउ क्या है, दो कोलिजन के बीच का टाइम। क्या टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी तो क्या वो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे तो टाउ घटेगा। हाँ, टाउ घटेगा, टाउ घटेगा तो रो बढ़ेगा, रो बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। ऐसा लगता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ेगी, पर ऐसा होता नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ती है। ऐसा मन में फीलिंग आ सकती है कि यार टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा है ना मेल्ट टाइप हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, पर कंडक्टर में ऐसा होता नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। यानी कि अगर मैं मेरे बेसिक फॉर्मूले को देखूं, R बराबर R इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो अगर इसकी वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़नी है तो अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए, अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए। तो अल्फा कैसा है कंडक्टर का, पॉजिटिव। कैसा है, पॉजिटिव। मैं कंडक्टर और सेमीकंडक्टर इनको दो हिस्सों में तोड़ दूंगा ताकि आपको बात समझ आए। अच्छा, सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। T बढ़ाओ तो 2 में कोई चेंज जाएगा, n में कोई चेंज जाएगा, n में कैसे, यानी नंबर ऑफ T चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। क्या कंडक्टर सेमीकंडक्टर में कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे जो, याद करो सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में थोड़ा सा गैप होता है कि नहीं? तो सोचो जिनकी एनर्जी जो बेसिकली पहले वैलेंस बैंड में थे, क्या वो थोड़ी सी एनर्जी लेके कंडक्शन बैंड में कूद जाएंगे? तो क्या कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो क्या थोड़े ज्यादा फ्री हो जाएंगे, जो पहले अगर 100 फ्री थे अब 150 हो जाएंगे टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो क्या n बढ़ेगा? हाँ, n बढ़ेगा। हाँ, पर क्या टाउ घटेगा? हाँ। अब सोच, एक फैक्टर तो रो को घटा रहा है, एक बढ़ा रहा है। और मैं आपको थ्योरेटिकली बता दूं, एक्सपेरिमेंटली बता दूं कि ये फैक्टर डोमिनेट करता है और रेजिस्टिविटी घट जाती है, और रेजिस्टिविटी घट जाती है तो रेजिस्टेंस भी घट जाती है, इसलिए इसका अल्फा नेगेटिव होता है। ये कहानी आपको याद होनी चाहिए बिना किसी दिक्कत के। याद रखो, अल्फा किसका, पॉजिटिव, कंडक्टर का। और कभी कोई लगता है सेमीकंडक्टर ऑफ अल्फा 3 × 10⁻³ तो समझ जाना अल्फा कैसा रखना है, नेगेटिव। नेगेटिव रखोगे तभी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ घटेगी। तो किसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, कंडक्टर की। किसकी घटती है, सेमीकंडक्टर की। कंडक्टर सेमीकंडक्टर सवाल में लिखा हो तो आपको अल्फा का साइन खुद लेना आना चाहिए, बाकी पीछे वाली कहानी बिल्कुल सेम है। क्या मेरी बात क्लियर है? एक सिंपल ओरली सवाल पूछता हूं, मन में सोचना क्या कर सकते हो, क्या सेमीकंडक्टर विद अल्फा 2 × 10⁻³ per degree centigrade whose initial resistance at 10 degree centigrade is suppose 20 ohm, find out its resistance at 40 degree centigrade। क्या आप सवाल कर सकते हो फॉर्मूला लगा के? बताओ अल्फा पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? ध्यान से सोचो। क्या मैंने सवाल में सेमीकंडक्टर बोला तो क्या नेगेटिव लेंगे? क्या ऐसे सवाल अगर आएंगे नॉर्मल क्लास में ऐसे एक सवाल ले लेते हैं, क्या आप सब लोग कर सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस उदाहरण से ये कहानी अपने को याद होनी चाहिए। चलो भाई, एक एग्जांपल लेता हूं जो बहुत इसमें काम का होता है। सुन, जो मैं समझाना चाहता हूँ, मान लो कि अभी सर्दियां हैं, हमने कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया, उसमें एक रेजिस्टेंस लगाई। अब गर्मी पड़ी तो टेम्परेचर 50 डिग्री हो गया। 50 डिग्री हो गया तो सोचो उस इंस्ट्रूमेंट में जो रेजिस्टेंस ली गई, क्या उसका टेम्परेचर उतना ही रहा कि बढ़ गया? बढ़ गया। तो क्या उसकी रेजिस्टेंस उतनी रहेगी? बढ़ गई या चेंज हो गई? अगर चेंज हो गई तो सोच के देखो, क्या वो इंस्ट्रूमेंट की जो वर्किंग थी पूरी खराब हो गई? हाँ, ये तो बड़ी खतरनाक बात है। मतलब हमें जब इंस्ट्रूमेंट बनाए तो ऐसी रेजिस्टेंसेस चाहिए होती हैं जिनका वेरिएशन टेम्परेचर के साथ ना हो। ये प्रैक्टिकल यूज वाला सवाल है जो मैं आपको कह रहा हूं। जैसे स्टैंडर्ड सवाल, मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आपके पास दो कंडक्टर हैं ऐसे,
क्या है ये दो कंडक्टर? मान लेते हैं कि इनकी लेंथ और एरिया दोनों का सेम है, कोई चेंज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी रेशियोटी रो ए, इसकी रेशियोटी रो बी, इसका कोफिशिएंट फॉर थर्मल रेजिस्टेंस इज अल्फा ए, इसका अल्फा बी। मतलब क्लियर? आपसे बोला जाए कि फाइंड आउट द रिलेशन between rho A, alpha A, rho B, alpha B, such that net resistance is independent of temperature. देखो, such that net resistance is independent of temperature, मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ऐसी रेजिस्टेंस रिलेशन आए कि नेट रेजिस्टेंस जीरो हो जाए। नेट रेजिस्टेंस जीरो नहीं, सॉरी, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होना, टेम्परेचर कितना चेंज हो रेशियो होती है। वीडियो को पॉज करो, अच्छे से सवाल सोचो, अगर नहीं करा हुआ है वीडियो को पॉज करो और सोचो अच्छे से, कंफ्यूज नहीं होना। कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत, वो हैवानियत, वो दरिद्री, वो गेंडापन तुम्हें है, कर सकते हो तुम लोग। चलो भाई, कोई और चालू ट्राई कर लीजिए। सुन, इनिशियल रेजिस्टेंस कितनी है? रो ए एल बाई ए प्लस रो बी एल बाई बी इनिशियल रेजिस्टेंस है। फाइनल रेजिस्टेंस क्या है? रो ए एल बाई ए 1 प्लस अल्फा ए डेल्टा टी, टी अगर चेंज टेम्परेचर डेल्टा टी है, प्लस रो बी एल बाई ए 1 प्लस अल्फा बी डेल्टा टी। बिल्कुल सही बात सर। ये मैंने बराबर क्यों करा? क्योंकि उसने बोला कि नेट रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। नेट रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर का मतलब है कि भाई इनिशियल रेजिस्टेंस और फाइनल रेजिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, तो हो गई हो। अच्छा, अब देखो L by A, L by A, L by A, L by A, ध्यान से देखो, ये रो ए रो बी, देखो रो ए 1 के साथ, रो बी 1 के साथ कट जाएगा। देखो उधर क्या बचेगा? रो ए अल्फा ए प्लस रो बी डेल्टा टी भी जीरो में चला जाएगा डायरेक्ट एकदम। रो बी अल्फा बी इक्वल टू जीरो। सोचो इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। This is the condition. If this condition satisfies, then the net resistance of the system is independent. क्या काम का सवाल है? हाँ। This system resistance is independent of temperature. अब सोचो ऐसा कब पॉसिबल है? रो तो नेगेटिव नहीं होता, कौन नेगेटिव हो सकता है? अल्फा। यानी कि इनमें से एक कंडक्टर है और एक सेमी कंडक्टर है। हाँ सर, बात अच्छी मजे से आई। यानी कि अगर एक कंडक्टर और एक सेमी कंडक्टर के कॉम्बिनेशन से हम ऐसी कहानी बना सकते हैं जिससे नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम बेसिकली क्या हो जाए, मतलब उसका जो वेरिएशन है टेम्परेचर के साथ वो ना। तो ये कहानी है अपनी किसकी? किस चीज की कहानी है अपनी? ये कहानी है अपनी रेजिस्टेंस की। बोलो क्लियर है क्या? पक्का? सोच लो। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 180021217999 1800212799 1821 799 180021217999।